अब वापस आपका स्वागत है इस सेशन में राजस्थान मिशन 2030। अब कुछ बात करते हैं बीकानेर की, और इस सेशन का नाम है किन धागों से बनी है बीकानेर की ये जाजब। आपको बता दें कि बीकानेर अपने आप में एक ऐतिहासिक रियासत रही है। यहाँ पर पहला एक जो कनाल है, गंग कनाल, जो इंदिरा नहर का शायद फाउंडेशन कनाल था, वो बना। उसके पहले सबसे पहले जो बैंक थी यहाँ पर, SBBJ बैंक, वो महाराज गंगा सिंह जी लेके आए थे, और रेलवेज़ भी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। बहुत ही सुंदर इतिहास है बीकानेर का, प्रोग्रेसिव इतिहास है। और मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूँ, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर BL बाधानी है, हिस्टोरियन है, HOD थे AMU में, और यहाँ पर बीकानेर के हैं। मेरे इस तरफ बैठे हैं मिस्टर सारन, जो उर्मुल संस्थान, रमेश सारन, जो उर्मुल संस्था से हैं। उर्मुल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन, एक डेयरी फेडरेशन जैसे शुरू हुआ था, लेकिन आज उर्मुल एक फैशन स्टेटमेंट है। और उर्मुल के जो गारमेंट्स जो बनते हैं, वो एक तरह से एक हाई एंड फैशन लेबल, एक डिज़ाइनर फैशन लेबल, एक टू एस्पायर टू फैशन लेबल बन गए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर RK सावल, प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने कभी कैमल की आइसक्रीम खाई है मिल्क की, तो कहीं ना कहीं उनकी बदौलत है वो। मेरे साथ एक यंग NGO से हैं अनिरुद्ध गोयल, राउंड टेबल करके NGO, यंग डायनामिक, द फ्यूचर ऑफ बीकानेर, द फ्यूचर समवेयर ऑफ मिशन 2030। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर BL बाधानी साहब, आपसे अगर हम पुराने रियासतों को देखें तो बीकानेर उन सब रियासतों में बहुत ही प्रोग्रेसिव था, जिस तरह से डेवलपमेंट किया। क्या आपको लगता है वो इतिहास, क्या वो मॉडर्न डे इंडिया में अभी भी एक तरह से जो उसकी इनहेरिटेंस थी, उसकी जो लेगेसी थी, क्या आपको लगता है कि मॉडर्न डे बीकानेर में कहीं ना कहीं वो इतिहास ने एक यहाँ पर माइंडसेट प्रोग्रेशन का, उसमें एक योगदान दिया? ये बात आपने सही कही कि माइक थोड़ा, हाँ। बीकानेर का इतिहास बेसिकली 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, और ये उत्तरी राजस्थान का एक ऐसा इलाका था जो थार रेगिस्तान का हिस्सा था। और इस राज्य की स्थापना ही जो है, आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव तरीके से हुई थी। कि राव जोधा के बेटे थे, उस चैलेंज के तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। राव जोधा ने ऐसे ही ताने में कहा था कि उनके चाचा पास में बैठे थे कि क्या कोई नया राज्य बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा है, हम वैसे ही करेंगे। और इस चैलेंज को उन्होंने पूरा किया, बीकानेर आकर के स्थापना करके, और नए राज्य की स्थापना की। जहाँ तक प्रोग्रेसिविज्म का बात कर रही हैं, बीकानेर के ताल्लुकात जब मुगल एम्पायर से हुए, तब से बीकानेर ने प्रॉस्पर्स, तब से संपन्नता जाहिर करना शुरू की। बीकानेर के पहले महाराजा थे राजा राय सिंह, वो अकबरी दरबार के बहुत बड़े मनसबदार थे। और जितनी आप आज संपन्नता देख रहे हैं बीकानेर में, ये सब बाहर से आई हुई है, क्योंकि इनको दक्षिण में जागीरें मिलती थी, ये मनसबदार थे, और यहाँ की जागीर, यहाँ की जो रियासत थी वो यहाँ के अधिकारी संभाला करते थे। जो संपन्नता आई वो वहाँ से जो कमा के लाते थे उससे आई। और राय सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिस पे अकबर को इतना एतबार था कि जिस राज्य से ये निकला था, जोधपुर, उसी राज्य का एक दफे शासक बना दिया 2 साल तक। वही जो ही मैं कह रही हूँ कि बीकानेर इतना प्रोग्रेसिव, एंड महाराज गंगा सिंह जी के टाइम द फर्स्ट स्टेट टू हैव रेलवेज, बैंकिंग एंड द गंग कनाल, मतलब इतनी दूरदर्शी राधा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बिल्कुल आधुनिक दौर में कर रहे हैं। वो तो माना जाता है कि गंगा सिंह जी बीकानेर के आधुनिक बीकानेर के निर्माता थे, लेकिन परंपरा उन्होंने कहाँ से ली जी, पूरी अपनी। पर क्या आपको लगता है जो वो थॉट प्रोसेस था आज भी कहीं ना कहीं बीकानेर के जहन में जिंदा है? बीकानेर में एक बड़ी लंबी परंपरा जिसकी आप बात कर रही हैं, रेलवे लाए ये विकास की बात थी, गंगा कनाल लाए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ ये रेगिस्तान का पूरा गंगानगर का और ये पूरा इलाका जो था
ये लोग आज भी गंगा सिंह जी को वैसे ही पूछते हैं जैसे कि कोई इंद्र देवता को पूछते हैं या अगर भगीरथ को पूछते हैं। तो गंगा सिंह जी के वो स्टेटस है इतिहास में जैसे भगीरथ का है, वो गंगा लाए या गंग कैनाल लाए, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो उसकी प्रोग्रेसिव सोच थी वो प्रोग्रेसिव सोच आज हमारी जनता में भी है। देखिए, ये बीकानेर की रियासत की खासियत थी कि उन्होंने लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आपने बात प्रगति की, जो भौतिक प्रगति थी उसमें बहुत प्रगति की। बीकानेर का नाम पेरिस कॉन्फ्रेंस में गंगा सिंह जी पार्टिसिपेट कर रहे थे, गंगा सिंह जी की बहुत बड़ी हैसियत थी विश्व स्तर पर। आप समझिए, जब प्रिंसेस की मीटिंग होती थी और यहाँ से जब पेरिस का समझौता हुआ तो गंगा सिंह जी को इनवाइट किया गया था। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक सवाल मैं मिस्टर रमेश सारन से भी करना चाहूँगी। आपने शुरू किया उर्मुल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन, जैसे अमूल है एक मिल्क फेडरेशन के जो रूप में शुरू हुआ, आज वो एक ऐसा एनजीओ है जो फैब इंडिया से लेकर कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं। तो कैसे आपने इस मिल्क यूनियन को इस क्राफ्ट एंड आर्ट का एक हाई एंड सप्लायर बना दिया? अगर देखिए तो ये मिल्क यूनियन जो बनाया गया था वो फार्मर्स के लिए बनाया गया था। मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है वो बेसिकली इस यूनियन का काम हुआ करता था। इस मिल्क यूनियन ने ही ये पूरा सोशल एक इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रमोट किया। एंड पहली बार था इस तरीके के सेक्टर में जब क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट इस तरीके का एक नॉन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए। अदरवाइज जनरली एक्टिविस्ट टाइप्स का इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे वो जो है, पर ये एक सरकार के पैरेलल काम करने वाला, सरकार के साथ मिलके काम करने वाला, उस आइडियोलॉजी के साथ बनाया गया कि कैसे फार्मर्स के साथ अपार्ट फ्रॉम द मिल्क कलेक्शन क्या था यहाँ पर कल्चर या उनकी कला कैसी थी यहाँ पे जो आपने उसको एक राइट तो बाकी प्लेटफॉर्म दिया? अपलिफ्टमेंट पे उनके लिए क्या काम हो सकता था, तो उर्मुल ने जब शुरू किया था तो एज यूजुअल हेल्थ और एजुकेशन से हमने शुरू किया। बट क्यों हम डाइवर्ट हुए, अगर आप 87 to 89 दैट वाज द सीवियर ड्राउट ऑफ द सेंचुरी इनफैक्ट, और वो ड्राउट जो है उसने कहीं ना कहीं हमें एक लर्निंग दिया कि अगर आपके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं है, आपके लिए बहुत आसान नहीं है किसी को कहना कि आप बच्चे को पढ़ाएं या अगर जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएं, जो तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए रहा। और उसी दरमियान ये विजुलाइज किया गया क्योंकि राजस्थान जो है वो बहुत रिच है कल्चरली, अगर देखें क्राफ्ट के तौर पे देखें तो वहाँ से हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। अगर आप 30s का पीरियड जो प्रोग्रेसिव की हम बात कर रहे थे, 30s का पीरियड अगर देखें 1930s में, तो खादी का पूरा मूवमेंट जो था उसमें बीकानेर एक बड़ा स्टेक होल्डर हुआ करता था। और स्पिनिंग जो है वो यहाँ का बेसिक वर्क हुआ करता था। जो अगर हर घर में लोग चरखा रखते थे, स्पिनिंग किया करते थे, तो पापड़ भुजियों के अलावा ग्रामीण इलाका एक ऐसा था जहाँ सिर्फ जो है वो स्पिनिंग हुआ करता था। तो वहाँ उस वक्त हम लोगों ने देखा कि महिलाएं स्पिनिंग करती है, और वहीं से हमने जो ड्राउट रिलीफ का जो काम शुरू किया वो स्पिनिंग से स्टार्ट किया। बट स्पिनिंग से लेटर ऑन एडिशन करते हुए कि कैसे हम मल्टीप्लाई करें उसको जो है, तो हमने वहाँ की क्राफ्ट जो है आइदर हैंडलूम था, आइदर पिटलूम वीविंग था, आइदर जो है वो टाई एंड डाई की बात थी, उन सबको प्रमोट किया गया। और उसमें कलेक्टिव एफर्ट्स इनवाइट किए गए जो देश के जो एमिनेंट जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो थे, NID वगैरह थे, उन सब के साथ पूरा वो एक प्रोडक्ट रेंज डेवलप किया गया। कहाँ सप्लाई करते हैं आपके प्रोडक्ट्स? अभी की तारीख में देखें तो देश के नामी अगर ब्रांड देखें तो फैब इंडिया हम लोगों का बड़ा बायर है, शॉपर स्टॉक को हम लोग देते आए हैं, जयपुर ई कॉमर्स जो हैं वो हम लोगों का, रिलायंस अजियो जो हैं उसको हम लोग देते आए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक अगर देखें तो आइकिया सबसे बड़ा जो है वो हम लोगों का बायर है, जिसको लास्ट ईयर में हमारे सारे जो कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन देखें तो 20 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो टर्नओवर उन्होंने इकलौता आइकिया के साथ किया। जो हम बात इस सेशन में करने चाह रहे हैं वो ये है कि बीकानेर की जो ये इतिहास है उसको अगर हम देखें तो इधर हमको देखने को मिलता है कि ये जो सॉफ्ट पावर है, ये जो लोगों के जहन में है, ये इसको एक थ्राइविंग कल्चरल एंड इवन बिजनेस पावर बनाता है बीकानेर को। अगर हम दूसरी रियासतों से कंपेयर करें, इसमें एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हम बीकानेर में हैं तो बांको बीकानेर का जो सिंबल है वो है कैमल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, और एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल है। और डॉक्टर R.K. सावल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैमल सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि हम लोग बस उसको उस नज़रिए से देखते हैं, पर कितना अहम है डेजर्ट इकोनॉमी में?
सभी को विदित है कि कैमल जो है अगर हम देखें तो प्रथम युद्ध के अंदर भी काम में लिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी काम में लिया गया, और उसके उपरांत जो है, इसके पश्चात जो है ना, हमें आप हम देखेंगे कि हमारे पास जो है बीकानेर के अंदर बहुत बड़ी ऊन मंडी है। एक ऐसा समय था कि लगभग 1200 से 1500 ऊँट जो है केवल उस ऊन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में लिया जाते थे। और इसके सिवा सबसे बड़ा जो अहम काम किया वो इस गंगा कैनाल को बनाने में किया। ऊँट के बदौलत ही वो काम हो पाया। तो ऐसे में हम उस ऊँट को कैसे भूल सकते हैं। परंतु जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई तो जो है ऊँट की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। अब जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का मुद्दा जो है इस तरह से शुरू हुआ कि कुछ जगह पे इनको जो है हम सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो एक जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लगा। पर आज जो हम न्यू एज मेडिसिन और हम लोग सब अपने गोइंग बैक टू मिलेट्स एंड गोइंग बैक टू आवर रूट्स, तो इसमें जो आप बता रहे थे कि जो कैमल मिल्क है वो एक्चुअली एक नई डिस्कवरी है, रीडिस्कवरी नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लगभग जो है पिछले 15 सालों से, क्योंकि हमने शुरू में जो है तो ड्राफ्ट के ऊपर ही काम किया कि कितना भार उठाना चाहिए, उठा सकता है पशु एक, ताकि जो है उसको आसानी से काम में लिया जा सके। और दूसरा जो मेजर काम किया वो उसके दूध के ऊपर किया, क्योंकि उसका दूध जो है अगर अपन देखें तो लगभग जो है 15 से ऊपर ऐसी बीमारियों में काम में लिया जाता है जो बिल्कुल अभी उभरती हुई बीमारियां हैं। जैसे अभी डायबिटीज़ का देखें तो इंडिया के अंदर जो है डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके अंदर एक कैमल मिल्क उसमें इसलिए कारगर है क्योंकि जो है हमारे पास उसके अंदर हमने हमारी जो अपनी स्टडीज़ हैं वो हमने जो है यहाँ के लोकल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ ही मिलकर की हैं, ताकि जो है एक विश्वास कायम कर सकें कि ह्यूमन मेडिसिन में कैसे काम में लिया जा सकता है। तो डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही कारगर रहा और इसके जो परिणाम जो है वो इतने अच्छे रहे कि जो है उसमें हमने देखा कि इंसुलिन की मात्रा उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से एक आदमी जो नेचुरल मेडिसिन ले रहा है या इंजेक्शन ले रहा है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से उस नेचुरल दूध को जो है ना हम इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके सिवा हमने बहुत सारी और ऐसी बीमारियों में काम में लिया, जैसे जो है आपकी ट्यूबरकुलोसिस है, आपका इवन जो है ना कहते हैं इन दिनों ये पीछे जो है इतनी सारी बीमारियों में डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर इसको लोगों तक उपलब्ध कैसे कराया जा सकता है? इसको लोगों तक अभी तो देखो, पहले तो हमारे संस्थान में ही केवल मिलता था, परंतु चूंकि हमने इसका प्रचार जो है पूरे राजस्थान में, पूरे गुजरात में और जो है अभी हम जो है लेह लद्दाख में भी इसको कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ऊँट हैं वहाँ पे ऊँट ने एक मादा को जो है अपन अगर रखें व्यावसायिक रूप के लिए तो क्यों रखें, तो क्यों ना हम उसके दूध को इस्तेमाल करें और उसके दूध का प्रचार करें। तो ऐसे में क्या है कि इन सभी स्थितियों में गुजरात में भी, राजस्थान के अंदर भी और वहाँ पे भी जो है हमने उस मादा को दूध के लिए जो है प्रोत्साहन देने के लिए जो है लोगों आम जन के बीच में इसको बताया। और लगभग जो है इसकी वजह से काफ़ी सारे एनजीओ, जैसे अभी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, ये भी एक इस तरह से इन्होंने भी, इनका भी काम शुरू हुआ, इनके साथ हम कोलैबोरेट करते रहे, लोगों को जाके समझाते रहे और आम जन में जो इंटरेस्ट जगाया वो उसको हमने कई इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से, कई और टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कई जगह पे हमने जो है ना इसका प्रचार किया कि इसके दूध के अंदर क्या विशेष गुण हैं। देखो, सबसे बड़ा विशेष गुण तो ये है कि आप ये देखिए, जो इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेंट जो है बाकी सभी पशुओं में 20-21 दिन में ख़त्म हो जाता है, यानी कि बिल्कुल टेपर ऑफ कर जाता है। ऊँटनी के दूध में ये जो है चीज़ पूरे तब तक मात्रा पर रहती है जब तक ऊँटनी दूध देती है, और ऊँटनी गाय से अधिक दूध देती है। गाय लगभग 8 से 9 महीने दूध देती है आमतौर पे, ऊँटनी लगभग 17 से 18 महीने तक दूध देती है। आपका ये नया नेक्स्ट आइडिया है मिल्क यूनियन का। तो मिल्क यूनियन इस वजह से जो है हम प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी आयन की वजह से सर मैडम ऐसा हुआ कि लगभग जो है इस आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 6 ऐसे एनजीओ हैं जो दूध को प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और उसको अब एज ए व्यवसाय अपना रहे हैं। एनजीओ, उसके सिवा पर्सनल जिन्होंने प्राइवेट लेवल पे ले रखा है, वो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
बहुत सारे लोग हैं जी। एक समय था 50 लीटर भी दूध नहीं बिकता था, आज लगभग 3 से 4 हजार लीटर दूध ऊँटनी का हर रोज कैमल मिल्क, सो दैट्स राजस्थान में बिक रहा है। दैट्स ग्रेट न्यूज। क्योंकि हम मिशन 2030 की बात कर रहे हैं तो मैं अनिरुद्ध से पूछना चाहूंगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छी पहल करी है। उन्होंने जो ऐसी कम्युनिटीज थी जो रोड पे रह रही थी उनको अलग से हटा के और उन्हें एक प्लॉट देकर उनको वहाँ पे बसाया है। तो अगर हम बीकानेर में जाएंगे तो आप देखिए कि किस तरह से, मतलब बीकानेर का हम जो प्रोग्रेसिव थॉट की बात कर रहे हैं, बीकानेर में स्लम नहीं दिखेगा कहीं पे भी, शायद ये सही है। तो अनिरुद्ध, जब आप लोगों ने इस कम्युनिटी को वहाँ पर बसाया, आप राउंड टेबल से हैं, आपका क्या आइडिया है मिशन 2030 में? अगर आप देखें तो क्या चीज़ें हैं जो पीपल हु आर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जैसे ये है या डिप्राइव सेक्शंस, उनको किस चीज़ों की ज़रूरत है और मिशन 2030 में उनको कैसे अमेलगमेट करके आगे लिया जाए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने नहीं बसाया, जिला प्रशासन ने उनको, पर आपने काम किया उनके साथ। हमने जिला प्रशासन ने उनको चकगरबी करके एक एरिया है बीकानेर में, तो जितनी भी करणी नगर में और जितनी भी एरियाज में यहाँ पे जितने भी स्लम्स थे, जो कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी वो लोग परेशान हुए और इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे वो लोग दिखे कि ये सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इस कंडीशन में रह रहे हैं, तो उनके लिए पूरा एक एरिया उनको गवर्नमेंट ने अलॉट किया चकगरबी का। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है राउंड टेबल इंडिया, हम लोग पिछले काफ़ी सालों से इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट अब तक हम लोग 380 करोड़ का प्लस का ये काम फॉर द एजुकेशन कर चुके हैं। तो जब हमारा बीकानेर के कलेक्टर सर से मिलना हुआ, हमने बोला कि हम आज तक 20 से 25 क्लासरूम अब तक बीकानेर में बना चुके हैं, टॉयलेट्स बना चुके हैं, हम चाहते हैं कि एक एडवांस स्कूल बनाया जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप लोगों ने जहाँ पे स्कूल बनाए हैं या कोई भी भामाशाह जहाँ पे स्कूल बनाता है वो वहाँ पर बनाता है जहाँ पे कमरों की रिक्वायरमेंट होती है या जो स्कूल पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा होता है, ठीक है ना। पर लेकिन आप लोग यूथ हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ बिटवीन 20 to 40 ऑफ 20 पीपल, तो कि आप लोग अंडर प्रिविलेज के लिए कभी कोई काम नहीं करता है कि आज 1000 बच्चे हैं तो आपने वहाँ पे 4 कमरे और दे दिए, पर ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि आप ये जगह विजिट करिए, और उन्होंने हमें सिंगल विंडो अलॉटमेंट में ऑलमोस्ट 4500 स्क्वायर मीटर का लैंड वहाँ पे अलॉट किया, और उन्होंने बोला कि जो भी आपको करना है कि मतलब आई एम विद यू, और सारी मतलब जो सिंगल विंडो सिस्टम अपन बोले हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और सबको उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के वहाँ पे सारी चीज़ हमें अलॉट कराई। तो हमने वहाँ पे जैसे कलेक्टर सर का था और हमारा भी यही मोटिव था, तो हमने पूरे स्कूल का कल ही वहाँ पे भूमि पूजन किया, जिसके अंदर हम उसको करीब 3 फेजेस में हम स्कूल बनाएंगे, और वो जो स्कूल बन के तैयार होगा तो वो बीकानेर के लिए एक आधुनिक, इंडिया के लिए एक मतलब एक मॉडल स्कूल के तरीके से वो बनेगा, ऐसा करके। इट्स ग्रेट। तो आप लोग 20 और 40 के एज ग्रुप में हैं? यस मैम। और सब लोग बीकानेर से हैं? सबके सब बीकानेर से हैं। और बीकानेर के लिए काम करते हैं? और बीकानेर के लिए ही काम करते हैं। और क्या किया है आपने? हमने मैम, आप श्री राम सर एरिया है बीकानेर में, सिंथल एरिया है, हुसन सर है, काना सर है, रिडमल सर है, सुजान दे सर, यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे हमने कहीं पे 2 रूम्स कहीं पे 3 रूम्स का कंस्ट्रक्शन करवा के दिया है स्कूल्स में, एजुकेशन स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जी। बाकी टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बहुत सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा के दिए हैं। एक ब्लाइंड स्कूल है बीकानेर के अंदर जहाँ पे कोई भी तरीके से उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी फॉर दी रिकॉर्डिंग रूम, तो हमने उनको रिकॉर्डिंग रूम और सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज करवा के दी। कोरोना के टाइम पे हमने कंटिन्यूसली फूड डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी प्रशासन की रिक्वायरमेंट्स उसमें सहयोग करने की कोशिश करी। तो 21 से लेके 40 ईयर्स के अंडर के हम लोग 20 लोग हैं बीकानेर के अंदर, हम लोग इसमें। आई थिंक इनको लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज मिलना चाहिए। यंग है, 20 और 40 से है और अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये भी बता दें कि बीकानेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हम अभी थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे इस पर, कि यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को भी कम करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, और जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी है, लेडीज़ में जो अनीमिया है, उसको भी कम करने के लिए इनफैक्ट काफ़ी प्रयास किए गए हैं। और यहाँ पर उसको बोलते हैं पुकार योजना, जहाँ लेडीज़ के साथ बात करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू उनको अनीमिया के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर जो है वो अनीमिया इज़ डाउन बाय 50%, एंड बिकॉज अनीमिया महिलाओं में कम हो गई है, हेमोग्लोबिन सही हो गया है, तो जो MMR है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी कम हो गई है। तो ये विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है कि सब लोग को एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य मिले। अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ वन बाय वन, क्योंकि आप डेवलपमेंट सेक्टर से हैं और आपने इतना काम किया है, आपके क्या होप्स है? आपने सुझाव दिए होंगे क्योंकि आप लोग
विजन और मिशन 2030 का एक अहम हिस्सा है। आपका क्या सुझाव है मिशन 2030 के लिए, जो आपको लगता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट शुड हैपन फॉर राजस्थान? बिल्कुल, 3-4 सुझाव थे हमारे राजस्थान सरकार के साथ, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग तरीके का अनुभव हम लोगों का रहता है और मल्टी वर्टिकल्स पे हम लोग काम करते हैं। पहला तो ये कि क्योंकि हम लोग क्राफ्ट सेक्टर, राजस्थान का जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिससे एक रूरल जो अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो मैनेज करना या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। और स्टेट लेवल पे अगर एक क्राफ्ट काउंसिल जैसा स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि अभी तक ये पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, किसी भी तरीके का गिनती जो है इनका कहीं होता नहीं है। अभी भी जब सरकार जब डाटा पेश करती है तो ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं लोग जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसलिए तो अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो राजस्थान सरकार जो है वो अपने स्तर पे अगर जो है वो विचार करे कि कैसे इनको एक संगठित क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर रेफ्यूजीज आपके पास आए, उनके पास एक सिंधी जो एम्ब्रॉयडरी का जो है वो कल्चर था, आपके पास जो है वो उस्ता आर्ट, अगर हम बीकानेर की बात करते हैं पर बीकानेर में क्या नहीं है? अगर आपको बंधेज खरीदना है तो सबसे सुंदर बांधनी का काम यहाँ है। बिल्कुल। अगर आपको वो पोल की जड़ाऊ खरीदना है तो यहाँ पर है, उर्मुल है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स मिठाई और नमकीन तो है ही। बिल्कुल। तो पहली चीज ये। दूसरा चीज हमारा ये था कि अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती फील्ड के अंदर जो आपने अभी जो कहा, खास तौर से जब आप एमएमआर और उसकी जब बात करते हैं, ड्यूरिंग द कोविड जो सबसे बड़ा लर्निंग लॉस जो है वो बच्चियों का जो हुआ, अगर आप उसको देखेंगे 12 से 18 के बीच की जो बच्चियां जो थी, उस लर्निंग लॉस को लेके हम कहीं पे भी एक कंप्रेसिव ऐसा प्लान नहीं विजुलाइज कर पाए। और उसने हमारा ड्रॉप आउट जो खास तौर से अगर आप 10th to 12th अगर की बच्चियां अगर आप देखेंगे तो उसका एक ड्रॉप आउट जो उसको इंक्रीज किया है। जो रिसेंटली हम लोग जब काम शुरू किया, लास्ट 4 महीने में 4500 बच्चियों को अगर हम ओपन स्कूल में एडमिट कराते हैं, विच मीन्स एक ड्रास्टिक रिक्वायरमेंट है स्टेट की। दैट यू थिंक यू शुड हैपन इन 2030? तीसरा जो सबसे बड़ा, क्योंकि ये माइग्रेशन का इलाका है, यहाँ की पूरा इकोनॉमी जो है वो टुवर्ड्स द फॉर्डर, टुवर्ड्स द वाटर जो है वो चलता है। तो कैसे हम स्ट्रेटेजिक रूप से 2030 की जब बात कर रहे हैं, हम सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, विंड एनर्जी प्रमोट कर रहे हैं, बट क्या हम हमारा फॉर्डर मैकेनिज्म जो है उसको पैरेलली जो है वो मैनेज करने की बात कर रहे हैं? हमारी डिपेंडेंसी तो आज भी एमपी, गुजरात और हरियाणा और पंजाब पे है। तो तीसरा हमारा सुझाव ये रहेगा कि इस पे अगर सरकार जो है वो पेस्ट्रोलिस्ट को लेके अगर सोच पाए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और आपका ऊँट के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो बिल्कुल ये बड़े सुझाव रहेंगे जो राजस्थान सरकार अगर आने वाले 2030 के मिशन के दरमियान अगर उसको स्ट्रेटेजिक रूप से अगर सोच पाए। डॉक्टर भडानी, आपकी क्या सुझाव है फॉर मिशन 2030? मेरे ख्याल में ये पहली बार हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने एक मिशन तय किया है और एक टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक हम ये चीज़ें हासिल करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि ये सारा प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट के प्रचार सामग्री के तौर पे आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमको साफ साफ नज़र नहीं आएगी। धरातल के स्तर पर अगर देखें तो यहाँ पे जैसा आप डेयरी फार्म का बता रहे हैं, आप कैमल का बता रहे हैं, कैमल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेब्लिश की हुई है, ये हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसी तरीके से जो बिजनेस यहाँ डेवलप हुआ वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से डेवलप हुआ। आप जैसे कह रहे हैं कि अगर गुजरात के मॉडल पर अगर आपने मिल्क प्रोडक्शन की अगर कोई ऐसी कंपनी बनाई होती जिससे पूरा एक आप सिस्टम डेवलप करते, तो हम भी राजस्थान का उसको ले जा। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक के इलेक्शन में ये अमूल को लेकर के वहाँ कर्नाटक में पूरा हंगामा मचा था। तो इस तरीके का हमारा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता तो हम ये जितने आपका, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दूध का होता है। आपको बताऊं, ग्लैक्सो के लिए यहाँ से एक ट्रेन जाया करती थी दूध की भरी हुई बीकानेर से, और वो अलीगढ़ जाया करती थी, वहाँ से फिर वहाँ डेयरी प्रोडक्ट होकर बाहर जाया करते थे। तो जब हमारे पास इतने आसार थे तो किसी सरकार ने इस पर सोचा क्यों नहीं कि हम इसको जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करके इसको प्रो डेवलप करें। ये एक विजन होना चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें। और बाकी देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार बहुत बातें कहती है, मिशन तय किया, बहुत अच्छा है, इससे हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे, नो डाउट। लेकिन इसमें हम कितनी बातें कह रहे हैं, इसमें कितनी पूरी करेंगे, बिल्कुल सही है। जैसे हमारे बैठे थे पहले वही कह रहे थे कि हम जो लक्ष्य तय करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कितने प्राप्त कर लें, कितने % प्राप्त करें।
आप बड़े स्तर पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें गिनाई जा रही थी, बहुत स्कूल्स खुल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे हो रहा है कि साहब आप, मैं यूपी में बहुत साल तक रहा हूँ, यूपी हमसे इस मामले में सोचता था पिछड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए वहाँ रिक्रूटमेंट का एक सिस्टम है कि हायर एजुकेशन अलग है, गवर्नमेंट का यूपी पब्लिक सर्विस का अलग है, सबका सारा सिस्टम एक है। इस तरीके का सिस्टम एजुकेशन में क्यों नहीं डेवलप किया? बहुत सारे कॉलेजेस खोले हैं, स्कूल खोले हैं, इसमें पूरी नियुक्तियां होनी चाहिए। आप डेवलपमेंट एजुकेशन चाहते तो मतलब एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर ध्यान की देना। बात आपने बहुत अच्छी की, जगह जगह बीकानेर में और आसपास के गांवों तक आपने कॉलेज खोल दिए, बहुत अच्छा किया आपने, बट नियुक्तियां बहुत अच्छा किया। और ये अगर 30 तक भी अगर ये सारी चीज कॉलेजेज में अगर आपने नियुक्तियां कर दी तो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन ये हो पाएगा क्या, ये भी तो सवाल है कि कितना परसेंट प्राप्त कर सकते। जब 2030 आए अगर हम जिंदा रहे तो बताएंगे कि आपने कितने लक्ष्य प्राप्त किए। तो आपको बिल्कुल आप देखेंगे वो, आपको भगवान लंबी उम्र दे। डॉक्टर सावल, आपका क्या सुझाव है मेरा मिशन? तो एक बहुत बड़ा सुझाव ये है कि क्योंकि 2014 के अंदर ना कैमल को बैन कर दिया था आउट ऑफ स्टेट सेल के लिए, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के ऊँट पालकों का ये हुआ कि उनके पास कोई एक अन्य जो, क्योंकि जो व्यावसायिक रूप में वो करते थे कि वो जो है नर बच्चों को बेच दिया करते थे, तो और आप ये देखेंगे कि हमारी जो जितनी भी कोस्टल लाइन है, उस कोस्टल लाइन पे हर जगह पे ऊँट जो है सवारी के लिए उपलब्ध है। ये तो पक्की बात है। तो ऐसे में ये जो बच्चे जो थे जो निकलते थे, हो सकता है उसमें से कुछ कहीं किसी कारण कुछ और काम के लिए इस्तेमाल में लेते हों, पर जो जितने भी नर थे वो सारे के सारे इन चीज़ों के लिए काम में लिए जाते थे। और जब से ये 2014 के अंदर बैन हुआ, तब से जो है ना हमारे उसकी वजह से लोगों में इंटरेस्ट कम हो गया, जितने भी ऊँट पालक थे, और जो है इतनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई कि अब जो है लगभग 2.25 लाख के आसपास ही जनसंख्या बची है ऊँटों की। और पहले कितनी थी? और पहले लगभग 10 लाख के आसपास थी, जो ये तो पिछले कितना डिक्लाइन हुआ है पिछले 5 साल में? हुआ पिछले है 5 साल में लगभग 35% डिक्लाइन है। अब इसकी दूसरा रूप आप देखिए कि हमारे यहाँ 35% डिक्लाइन है और गुजरात के अंदर जो है केवल 16% डिक्लाइन है, क्योंकि गुजरात ने वो अभी भी ओपन सेल पॉलिसी रखी हुई है। वहाँ से कोई भी पशु जो है, पशुपालक जो है ऊँटों को बाहर ले जा सकता है। और अभी आपको अचरज होगा कि भारत के अंदर हैदराबाद में डेयरी है, कोयम्बटूर में डेयरी है, और भी ऐसे कई जगह पे कैमल डेयरी है, कैमल मिल्क की डेयरी है। तो जिसको जो है प्रमोट करने के लिए अब अगर उन्होंने वहाँ से लिया, हम उनके पास जाते हैं और उनको जो है, चूंकि आसपास के जो लोग हैं उनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप दोहरा काम करिए, एक तो डेयरी तो चलाइए और उसके अतिरिक्त जो भी नर होगा आपके पास, उसे जो है आप टूरिज्म के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टूरिज्म में कितना पैसा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम अभी 10 दिन पहले लद्दाख में थे, तो जो है एक नर ऊँट की कीमत 4 से 5 लाख रुपया है, जो अभी भारत ने खरीदे हैं और गलवान घाटी में जो है जो क्या कहते हैं उनके पास इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वो जो गलवान घाटी के अंदर हमारे जो सैनिक बैठे हैं वो एक स्तर तक ही मोटरेबल है और उसके बाद पूरा रेगिस्तान है जी। तो क्यों ऐसे जो नर है, उस नर को जो है हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे सम के अंदर लगभग 1100 ऊँट है जो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सवारी के लिए। आज रायसर हमारे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। एक समय था 2-3-4 ऊँट हुआ करते थे, अब लगभग जो है 25-30 ऊँट हैं जो केवल सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ जो है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल होता है, पिछले 10 वर्षों में मैं भी उस जजिंग कमेटी में होता हूँ, कभी 4 ऊँट, कभी 5 ऊँट, 6 ऊँट हुआ करते थे। आज लगभग जो है हमें हर कंपटीशन में 25-25 ऊँट मिल जाते हैं जी कंपटीशन के लिए। So your thing for Mission 2030 नर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मादा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अपनी इस केंद्र की तरफ से हमारा ये प्रयास है कि क्योंकि पशुपालन में क्या होता है कि अगर हम पशु का हर चीज़ इस्तेमाल कर पाएँ तो जो है हम वो पशु ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमने एक वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए प्रपोजल रखा है, और बीच में लगभग इट इज थ्रू। तो मिशन 2030 के लिए आपके क्या सुझाव है कि वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमल्स? वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमल्स। उसकी वजह से आज मैडम इसका जो है दूध को पूरे इंडिया में राजस्थान से जा रहा है।
और लोगों में इसकी डिमांड बढ़ रही है। और तो और भारत से दूसरे देशों में निर्यात होने लगा है। जी। तो चूंकि कैमल मिल्क का जो पाउडर है उसको जो है साउथ अफ्रीका तक चला गया, बहुत से और गल्फ कंट्रीज के अंदर चला गया। हाँ, मैं वही पूछ रही थी। अनिरुद्ध, लास्ट सवाल आपको, क्या है आपका सुझाव मिशन 2030 के लिए? मैम, आई थिंक आई एम टू यंग टू गिव कि मतलब मैं अगर कोई बात बोलूं कि मेरा एक्सपीरियंस ही है इसके लिए, बट लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जो यूथ है अगर वो खुद आके, मतलब इट इज़ वेरी इजी कि अपन गवर्नमेंट को बोले, सेंटर को, स्टेट को, सब कुछ मतलब बोलते ही ऐसा करके, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेटिक कंट्री और द बेस्ट वी यूज अवर डेमोक्रेसी इज टू स्पीक। तो मेरा सुझाव ये कि अगर ऑन्टरप्रनर्स, जो यंग ऑन्टरप्रनर्स हैं, वो आगे आए बाकी स्टेट्स की तरह, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो ऑन्टरप्रनर्स हैं मैम, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, अपना सेटअप लगाया और एम्प्लॉयमेंट दिया। तो अभी जैसे बीकानेर की बात करें तो ये वुलन इंडस्ट्री है, भुजिया इंडस्ट्री है, तो मतलब यही अगर बाकी लोग भी अगर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर ऑन्टरप्रनरशिप पर आए तो वी विल ग्रो लाइक एनीथिंग, ऐसा करके मतलब, क्योंकि हमने अभी ये करा भी है कि जो हम स्कूल्स बना रहे हैं उसमें हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी रखा है कि जो बच्चा 12th 10th वहाँ से पास करेगा तो वी विल बी हेल्पिंग देम के अगर उनको कोई जॉब के लिए, आगे प्लेसमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग ये करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट यूथ को आगे आके और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इसमें जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान सरकार का मिशन 2030 और खूब अच्छे सुझाव आए हैं सबसे। एनडीटीवी के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया।